बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एटीएन वर्ल्ड की प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आगाज़ किस्त में हरम की गद्दार मुलाजिमा पाया तख्त की खुफिया जगह पर रुचिल से मिलती है। साम उसे बग्गी में बिठा देता है। अंदर रुचिल कहता है कि क्या तुम कामयाब हुई हो? क्या तुमने शिवनाज को कत्ल कर दिया? मुलाजिमा कहते कि बदकिस्मती से जनाब, इसका जल्दी नोटिस ले लिया गया और जल्द ही मालूम हो गया कि उन्हें जहर दिया गया है। अब वो जेर इलाज है। रुचिल कहता कि वो जिंदा है। तुम तो बहुत अहमक निकली। क्या उसे मालूम हो गया कि उसे जहर तुमने दिया है? मुलाजिमा कहते कि नहीं जनाब, शिवनाज को कहे जाने वाले बुरे अल्फाज की वजह से उन्हें शुबा है कि स्नेहा सुल्तान ने उन्हें जहर दिया है। रुचिल कहता है कि ये हमारे लिए कारआमद हो सकता है। दूसरी तरफ एडवर्ड जोरस ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचता है। वो कहता है कि इस ताबूत को रख दो। जोरस ये समझता है कि ये रुबीना की लाश है और उसे खलील खालिद ने कत्ल किया है। फिर जोरस ताबूत के पास बैठकर कहता है कि मैं उस शख्स को रौंद डालूंगा जिसने तुम्हारे साथ ये किया है। मैं खलील खालिद और इसके सारे आदमियों को कत्ल कर दूंगा। फिर वो जैसे ही ताबूत का ढक्कन खोलता है तो देखता है कि ताबूत तो खाली है। इसके बाद खलील और उनके साथी चेहरों से निकाब हटाते हैं। खलील कहते कि तुम हमें मारने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जोरस कहता कि रुबीना कहाँ है? खलील कहते कि मुझे बताओ कि यतीम खाने में तुम्हारे बम कहाँ नस्ब हैं? जोरस कहते कि क्या रुबीना जिंदा है? खलील कहते हैं ये बताओ बम कहाँ है? जोरस कहता है कि अगर रुबीना जिंदा है और तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। खलील कहते कि हम इतने कमसर्फ नहीं हैं कि किसी ऐसी औरत को कत्ल करें जो बेबस हो, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत है कि तुम उसका चेहरा न देख सकोगे। जल्दी बताओ कि बम कहाँ है? जोरस कहता कि 3 बम बेड के नीचे हैं। खलील कहता कि उमर जल्दी जाओ और बमों को जाया करके वापस आओ। फिर खलील बाकी लोगों को कहते हैं कि आप जा सकते हैं। दूसरी तरफ रुचिल अयोनी पाशा के पास पहुंचते हैं। फिर रुचिल दूरबीन की मदद से बाहर देखता है और कहता है कि ये शिकार को देखने की अच्छी जगह है, बिल्कुल रोमियो की तरह जो ग्लैडिएटर की जंग का नजारा कर रहे थे। अयोनी पाशा कहते हैं कि मैं ग्लैडिएटर की लड़ाई के बारे में नहीं जानता जनाब, लेकिन मैं इस दावत को याद नहीं करना चाहता। अब्दुल हमीद अपने हिफाजती दस्ते के साथ आएगा। जब वो पहला लफ्ज बोलेगा फायरिंग का आगाज हो जाएगा। अल्बानी और अरब सिपाही बहुत गुस्से में हैं। रुचिल दोबारा दूरबीन से बाहर देखता है। वहाँ मौजूद तमाम सिपाही गोलियां लोड कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ उमर जैसे ही यतीम खाने के बम निकालने पहुँचता है, वहाँ मौजूद आदमी उससे लड़ने लगता है। इसी लड़ाई के दौरान यतीम खाने में बम धमाका हो जाता है। दूसरी तरफ बीदार सुल्तान शिवनाज से मिलने के बाद बाहर खड़े सिपाही को कहती हैं कि शिवनाज खातून बेशक कैदी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मरीज भी हैं। उनकी जरूरियात का ख्याल रखिएगा। सिपाही कहता है कि ठीक है सुल्ताना। इसके बाद वो गद्दार मुलाजिमा सिपाही को इशारा कर देती है कि तुम शिवनाज को कत्ल कर दो। दूसरी तरफ जोरस खलील खालिद से पूछता है कि तुमने रुबीना को कहाँ रखा है? खलील बताते हैं कि तुम रुबीना को दोबारा नहीं देख सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें इससे पहले ही कत्ल कर दूंगा। जोरस कहता कि मुझे एक आखिरी बार देख लेने दो, मैं इसके अलावा तुमसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। खलील कहते हैं कि जब बम हटा दिए जाएंगे और मेरा भतीजा खैरियत से आ जाएगा तो उस वक्त तुम्हारी ख्वाहिश को मैं पूरा कर दूंगा। इतने में उमर आकर बताता है कि चाचा बम धमाका हो गया है। जोरस ये सुनकर हंसने लगता है। वो कहता कि वो आ गए हैं खलील खालिद, अब वो पाया तख्त को जला देंगे, वो तुम्हारे भतीजों को कत्ल कर देंगे। खलील ये सुनकर पिस्तौल निकाल लेते हैं और कहता कि अगर वो मरते हैं तो तुम कैसे जिंदा रह सकते हो? दूसरी तरफ अल्बानी और अरब सिपाही एक दूसरे पर फायरिंग करने के लिए तैयार होते हैं। इतने में सुल्तान के शाही काफले के सिपाही आगे आते हैं। फिर उनके पीछे सुल्तान और तहसीन पाशा भी आते हैं। जब सिपाही सुल्तान को देखते हैं तो वो सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। सुल्तान फरमाते हैं कि सोगूत रेजिमेंट को पीछे भेज दें। तहसीन सिपाहियों को कहते हैं कि पीछे आ जाइए। फिर सुल्तान के शाही काफले के तमाम सिपाही पीछे चले जाते हैं। दोनों तरफ के सिपाही सुल्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करने लगते हैं। इस सारे मामले को रुचिल दूरबीन की मदद से देख रहा होता है। वो अयोनी पाशा को कहता है कि फौजी कब गोली चलाएगा? अयोनी पाशा कहता है कि फिक्र न करें। दूसरी तरफ सिपाही शिवनाज को कत्ल करने के लिए कमरे में दाखिल हो जाता है। शिवनाज खातून सो रही होती है।
फिर सिपाही खंजर लेकर शिवनाज को कत्ल करने ही वाला होता है कि शिवनाज की आंख खुल जाती है और वो शोर मचाना शुरू कर देती है। सिपाही कहता है कि मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे कहा गया है। स्नेहा सुल्तान चाहती है कि तुम मर जाओ। दूसरी तरफ रोथशिल्ड दूरबीन में देखकर कहता है कि वो गोली क्यों नहीं मार देते, वो मर सकता है। अयूनी पाशा कहते कि रोथशिल्ड आफंदी उस्मानी सिपाहियों ने हमारे सुल्तान को देखकर तमाम इख्तलाफी मामलात को छोड़ दिया है और अब वो हर लम्हे उनका हुक्म मानने को तैयार खड़े हैं। रोथशिल्ड कहता कि तुम ये जानते थे और तुम ये मुझे अब बता रहे हो। इसके साथ ही रोथशिल्ड की तबीयत बिगड़ जाती है। फिर सुल्तान तहसीन पाशा के साथ तशरीफ लाते हैं। अयूनी पाशा सुल्तान को कहता कि आपका हुक्म पूरा कर दिया गया है सुल्तान। रोथशिल्ड ये मामला देखकर वहीं लड़खड़ा कर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। नाजरीन, अब हम इस सीजन के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। अगले कुछ एपिसोड के बाद इस सीजन का इख्तिताम हो जाएगा, फिर हम अगले सीजन में दाखिल हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल 18 वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह आपको नए सीजन की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। एपिसोड में आगे आप देखेंगे कि बहुत से बहरी जहाज समंदर में हैं। ये 3 बहरी जहाज होंगे जो कि फौजियों से भरे होंगे। सबाहुद्दीन कहता कि वो सब आजादी चाहते हैं। 3 जहाज जो आजादी लेने जा रहे हैं वो आजादी के लिए लहरों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तमाम सिपाहियों ने सब गोलियों पर अब्दुल हमीद की मौत और आजादी का नाम लिखा है। सबाहुद्दीन कहते कि जहाज पर सवार फौजियों के साथ 3 जहाज आरी कापी से उतरेंगे, तब जालिम का कला तबाह हो जाएगा। हेल्मी पाशा, ये आपके साथ की वजह से होगा। हेल्मी पाशा कहते कि मैंने अपने जहाज और सिपाही भेज दिए हैं, लेकिन नामुमकिन है कि दूसरी बटालियन बगावत में शामिल हो। ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे इस पर शक है। मैं हुक्म दूंगा और अपने सिपाहियों को वापस बुलवा लूंगा। सबाहुद्दीन कहते कि पुरसकून हो जाइए, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। हेल्मी पाशा कहते कि सबाहुद्दीन, हर चीज से पहले मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वो फौजी पाया तख्त में कैसे दाखिल होंगे? क्या वो इस जहाज पर काबू नहीं पालेंगे? यहाँ तक कि जब हमारे पास कोई मंसूबा भी नहीं है। सबाहुद्दीन कहता है कि मैं हमारे मंसूबे को खुद तरतीब देता हूँ। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। सिपाही पनाह गजीनों की मदद के तौर पर पाया तख्त में दाखिल होंगे। मैंने अंग्रेजों से यकीन दहानी की है। हमारे पास ऐसे सिपाही हैं जिन्होंने नौजवान तुर्क तहरीक में शमूलियत को अख्तियार किया। वो सब इस बारे में जानते हैं। वो जाएंगे और बगावत का हिस्सा बनेंगे। अब्दुल हमीद अपने महल के साथ तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ जलालुद्दीन सुल्तान को बताते हैं कि आपके हुक्म को पूरा कर दिया गया है। सुल्तान फरमाते हैं कि रोथशिल्ड आफंदी जान लेगा कि उसका वास्ता किससे पड़ा है और वेम्बरे आफंदी कहाँ है। जलालुद्दीन कहते हैं कि हमारे मंसूबा में वो शामिल थे। सुल्तान फरमाते हैं कि एक भी गलती नहीं होनी चाहिए पाशा। एक तरफ हम रोथशिल्ड को उसके कामों का अक्स दिखाएंगे और दूसरी तरफ सच्चाई को सामने लाने का आगाज कर देंगे। जलालुद्दीन कहते कि जब मैं यहाँ नहीं था तो मैंने तंजीमों की नकलो हरकत पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। सुल्तान फरमाते हैं कि तहसीन पाशा को कहिए कि वो अयूनी पाशा को लेकर आए। दूसरी तरफ उमर खलील को बताता है कि तमाम बच्चे बाहर निकल गए थे, वो वहाँ पर नहीं थे। हमने बम को हर जगह तलाश किया। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ महल का सिपाही पकड़ा जा चुका होता है। अब्दुल कादिर उससे तफ्तीश कर रहे होते हैं। सिपाही बताता है कि ये जेवर स्नेहा सुल्तान ने मुझे भेजा था। शिवनाज खातून को मारने के लिए उन्होंने हुक्म दिया था। अब्दुल कादिर कहते हैं कि झूठ मत बोलो, स्नेहा सुल्तान ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी। मोहम्मद सलीम भी कहते हैं कि तुमने कब से स्नेहा सुल्तान से बात की है। सिपाही बताता है कि कुछ दिन पहले ही। सलीम कहते हैं कि उन्होंने कहा तुमसे ये बात की। सिपाही कुछ सोचने के बाद कहता कि उन्होंने पैगाम भेजा था। अब्दुल कादिर कहता कि तुम कह रहे हो कि उन्होंने खुद बात की। सिपाही कहता कि स्नेहा सुल्तान ने पैगाम लिखकर भेजा। मोहम्मद सलीम कहते कि तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो स्नेहा सुल्तान की ही तहरीर थी। अब्दुल कादिर कहते कि चलो दिखाओ फिर वो पैगाम। सिपाही कहते कि मैंने पढ़ने के बाद उसे फाड़ दिया था। फिर अब्दुल कादिर कहते हैं कि तुम्हारे पास वो नहीं है क्योंकि कोई पैगाम है ही नहीं। फिर मोहम्मद सलीम कहते कि तुम इस वक्त तक जिंदान में रहोगे जब तक कि तुम सच नहीं बोलते। दूसरी तरफ तहसीन पाशा सुल्तान को कहते हैं कि क्या हम इस गद्दार को ड्यूटी पर रहने देंगे जिसका अयूनी पाशा ने बताया है। सुल्तान कहते कि अयूनी पाशा ने रोथशिल्ड से मकाम के लिए रसाई हासिल की। बाज़ औकात आप एक ऐसे शख्स को ओहदा देते हैं जो रियासत के साथ गद्दारी करता है।
और आप उसे ओहदा देकर कुछ वक्त के लिए गद्दारी से दूर रख लेते हैं। फिर वो ज्यादा वफादार बन जाता है। इसके बाद एक वक्त आता है कि उसके लिए ओहदा काफी नहीं रहता और वो ज्यादा का तकाजा करता है। उसकी हवस और बढ़ जाती है। वो दोबारा से गद्दारी पर उतर आता है। हम उसे उस वक्त तक वहाँ रखेंगे जब तक कि ये ज्यादा नहीं चाहता। दूसरी तरफ कारासू शाम को कहता है कि मैं रोथशिल्ड को महल में हर जगह तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मिल रहा। शाम तुम्हें श्यूना से बात करना होगी। शाम कहता कि आप बात कर लीजिए कारासू। कारासू कहता कि अगर मैं बात करूँगा तो मैं उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा लूंगा, लेकिन ये तुम कर सकते हो शाम। फिर वहाँ पर बरतानवी सफीर पहुँच जाता है। वो कहता कि जनाब रोथशिल्ड कहाँ है। कारासू कहता कि क्या आपने शहर नहीं छोड़ा। सफीर कहता कि मैं वापस आ चुका हूँ। कारासू कहता कि सिफारत खाने को खुला होना चाहिए था, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने बरतानवी बहरी जहाज वापस भेज दिए हैं। सफीर कहता कि जनाब रोथशिल्ड कहाँ है। शाम कहता कि यही तो वजह है कि हमने आपको बुलवाया है। रोथशिल्ड साहब गायब हैं। हम नहीं जानते आखिरी बार उनको उस्मानी फौजियों की बैरिकों में देखा गया था। अब्दुल हमीद भी वहीं थे और फिर से वो गायब हो गए हैं। दूसरी तरफ रोथशिल्ड जिंदान में होता है। वो कहता कि मैं कहाँ हूँ। वो इधर उधर पुकारता है, कोई है जो मुझे बचाए। मैं सुल्तान अब्दुल हमीद से बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अब्दुल कादिर मोहम्मद सलीम बिदार सुल्तान के पास पहुँच जाते हैं। बिदार कहते कि क्या हुआ, तुमने मुहाफिज से क्या पूछा है। सलीम कहते कि लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहा। वो इस बात पर इसरार कर रहा है कि उसे ये करने पर फुप्पो ने कहा है। अब्दुल कादिर कहते कि यकीनन वो झूठ बोल रहा है। मैं उस पर सख्ती करूंगा, लेकिन वो कुछ बताने से पहले मर जाएगा। सलीम कहते कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो भाई, वो आदमी बस एक कठपुतली है। इतने में जुल्फत कालफा आकर कहती है कि जनाब रोथशिल्ड का मुलाजिम आया है। दूसरी तरफ बरतानवी और रूसी सफीर सुल्तान के पास पहुंच जाते हैं। रूसी सफीर कहता कि हमने सुना है कि जनाब रोथशिल्ड की कंपनियां रूस में हैं और जो बरतानवी शहरी भी हैं वो गायब हैं। सुल्तान कहते कि क्या ऐसा है। रूसी सफीर कहता कि उन्हें आखिरी बार उस्मानी बैरिकों में देखा गया है। सुल्तान फरमाते हैं मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हमारा पाशा रूसी फौजी क्वार्टर में जा सकता है। रूसी सफीर कहता कि नहीं जनाब। फिर सुल्तान फरमाते हैं कि उस्मानी बैरिकों में रोथशिल्ड आफंदी के होने का कोई मतलब अकल से बालातर है। बरतानवी सफीर कहता कि यानी कि आप नहीं जानते हैं कि रोथशिल्ड आफंदी कहाँ है। सुल्तान फरमाते हैं हमारी मुलाकात खत्म हो गई, आप दोनों जा सकते हैं। बरतानवी सफीरों के जाने के बाद सुल्तान कहते हैं कि महमूद पाशा को बुलवाइए, उन्हें कहिए कि मेरे साथ आएं। दूसरी तरफ रोथशिल्ड जिंदान में बेचैन होता है। वो सामने लगे निशान को देखकर कहता है कि अब्दुल हमीद तुम मेरे साथ किस किस्म का खेल खेल रहे हो, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई। फिर एक आदमी जिंदान खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। रोथशिल्ड कहता है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। आदमी कहता कि जानता हूँ, इसी वजह से तुम यहाँ हो। रोथशिल्ड कहता कि क्या वो तुम्हारे जैसे फकीर से मुझे पाबंद करवाने जा रहे हैं, पीछे हट जाओ। वो आदमी रोथशिल्ड को हाथ से पकड़ लेता है और कहता कि आप मुझे एक फकीर के तौर पर देख रहे हो, लेकिन मेरा दिल किसी बहादुर की तरह है। हम शूटर्स हैं, अगर तुम कुछ और करोगे तो मैं तुम्हारी बाजू को तोड़ दूंगा। रोथशिल्ड कहता कि मैं सुल्तान अब्दुल हमीद से बात करना चाहता हूँ, ये कौन सी जगह है। वो आदमी कहता कि ये जीरा दलान है। जैसा कि आप जानते हैं हम मशहूर शहरियत के हामिल अस्तरगोन किले के सामने एक शहर में है। रोथशिल्ड कहता कि मैं पाया तख्त में था, मैं यहाँ कैसे आ गया, तुम कहाँ से आए हो। वो आदमी कहता कि तुम चलो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। और नाज़रीन, इस तरह से यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ।